Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sansanwar, lecturer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME305 पावर जनरेशन के चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पावर जनरेशन. So in today's lecture we will discuss about the conventional energy sources, the base load and the peak load, and what are the differences between the base load and peak load. तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें पावर की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्य करने की दर को ही शक्ति यानी कि पावर कहा जाता है. कार्य जिसकी कि SI यूनिट होती है जूल, तो कार्य करने की दर यानी कि जूल पर सेकंड जो होती है वाट. तो शक्ति का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट. तो पावर क्या होती है ये हमने जान लिया. तो बात करें यदि मॉडर्न वर्ल्ड की, तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंतर्गत जो पावर का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा और सबसे इजीली यूज़ किया जा सकता है. तो हम पावर जनरेशन के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत. तो देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि परंपरागत स्रोत जो ऊर्जा के हैं, ये वो सोर्सेस हैं, वो स्रोत हैं जिनका की उपयोग काफ़ी लंबे समय से पावर को जनरेट करने में किया जा रहा है. और ये कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक तरीके हो चुके हैं ऊर्जा को डेवलप करने के लिए. तो यदि हम बात करें कि ये जो सोर्सेस हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, वो मुख्यतः कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः इन एनर्जी सोर्सेस के अंदर यानी कि जिन सोर्सेस का उपयोग करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करते हैं, उनमें से मुख्य सोर्स हैं कोल यानी कि कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैसेस, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी यानी कि जलीय ऊर्जा. तो इन सभी सोर्सेस के बारे में हम एक एक करके शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. तो देखिए, जो कोल है यानी कि कोयला, तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की यदि बात करें तो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. और जो कोयले का उपयोग होता है, इसका उपयोग स्टीम पावर प्लांट्स के अंतर्गत किया जाता है यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. कोयले को एक फर्नेस यानी कि भट्टी के अंदर जलाया जाता है जिससे इससे निकलने वाली हीट का उपयोग करके बॉयलर में वाटर को स्टीम में यानी कि पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है और इस भाप से फिर टरबाइन को घुमाया जाता है. तो इस तरह जो कोयला है उसका उपयोग एक फॉसिल फ्यूल यानी कि एक जीवाश्म ईंधन के रूप में किया जाता है. और इसका उपयोग करते हुए जो हीट यानी कि ऊष्मा हमें मिलती है, उस ऊष्मा का उपयोग करके हम पानी को भाप में बदलते हैं और उस बदली हुई भाप की सहायता से स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलती है. तो कोयले की यदि हम बात करें तो इसे मुख्यतः 4 श्रेणियों के अंदर बांटा जा सकता है. इसकी क्वालिटी के अनुसार, या फिर हम यूँ कहें इसके कार्बन कंटेंट के अनुसार, जिसमें से पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट. तो देखिए, ये जो अरेंजमेंट है एंथ्रासाइट से पीट की तरफ, वो हाई कार्बन कंटेंट से लो कार्बन कंटेंट की तरफ है. यानी कि एंथ्रासाइट में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और पीट में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो सबसे कम होता है. एंथ्रासाइट में जो मॉइस्चर यानी कि जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और पीट में मॉइस्चर यानी कि नमी ज़्यादा होती है. और पीट को जलाने से राख ज़्यादा मिलती है और ऊष्मा कम मिलती है, जबकि एंथ्रासाइट को जलाने से ऊष्मा ज़्यादा एवं राख कम मिलती है. तो जो इंडिया में जो मेनली कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का. अब बात करते हैं एनर्जी के दूसरे कन्वेंशनल सोर्स के बारे में, जो कि है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. तो देखिए, जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है वो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन और साइक्लो एल्केन्स का. जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तब इससे हमें पेट्रोल, डीजल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सभी फ्यूल हमको मिलते हैं. इनमें से जो डीजल है उसका उपयोग हम डीजल पावर प्लांट में करते हैं पावर की जनरेशन के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए.
जो चौथा सोर्स है वह है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, यानी कि एक तो होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें कि नाभिक टूट जाता है और एनर्जी निकलती है, और एक होता है नाभिकीय संयलन, जिसमें कि दो नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और एनर्जी हमें मिलती है। तो इन दोनों में से जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है उसका ही उपयोग करके जो एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं उसे ही कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रकार की जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसे प्राप्त करने के लिए एक न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन यानी कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराई जाती है, जिसमें कि किसी भी हैवी एटम यानी कि किसी भी परमाणु जो कि यूरेनियम या फिर थोरियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके परमाणु पर इनके परमाणु के नाभिक पर एक लो एनर्जी के न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है, जिससे कि ये भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। जब ये भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो बाइंडिंग एनर्जी यानी कि जो एनर्जी नाभिक को बांध के रखने में काम आ रही थी वह एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका उपयोग करते हुए, उसी ऊष्मा का उपयोग करते हुए इस पानी को भाप में बदला जाता है, और इस बदली हुई भाप से हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका भी उपयोग थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है, जिसमें कि स्टीम का उपयोग टरबाइन को रोटेट कराने के अंदर किया जाता है। चौथा जो प्रकार का कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो है हाइड्रो पावर यानी कि जलीय ऊर्जा। अब जलीय ऊर्जा में जो पानी होता है उसे हम एक बांध बनाकर किसी भी रिवर पे या फिर जो लार्ज सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ पर बांध बनाकर पानी को रोकते हैं और पानी का एक सफिशिएंट हेड यानी कि शीर्ष डेवलप करते हैं, जिससे कि उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पानी को पेनस्टॉक की सहायता से टरबाइन तक पहुंचाकर या फिर किसी और मीन से हम इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी का जो पानी है वो टरबाइन से इम्पैक्ट करता है, तो इस इम्पैक्ट के होने से ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये मैकेनिकल एनर्जी काम आती है टरबाइन को रोटेट कराने में, और इस टरबाइन से एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर डायरेक्टली कपल्ड होता है। तो इस प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये थे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। इन्हें परंपरागत स्रोत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग पावर को डेवलप करने में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। इनमें से जो शुरू के 3 सोर्स हैं जो कि है कोल यानी कि कोयला, दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, और तीसरा है न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये जो तीनों सोर्सेस हैं वो नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस हैं, क्योंकि ये जो तीनों एनर्जी सोर्सेस हैं वो जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो एक सीमित मात्रा में अवेलेबल हैं, और ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे निकट भविष्य में। जबकि जो हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्स है वो एक रिन्यूएबल टाइप का एनर्जी सोर्स है, यानी कि ये निकट भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं लोड कर्व की। तो देखिए जो पावर की डिमांड होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है वो कभी भी एक उसकी फिक्स डिमांड नहीं होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे जैसे टाइम वेरी करता है तो लोड की जो डिमांड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है वो भी वेरी करती है। और यदि इसी डिमांड को यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो टाइम के साथ किस प्रकार से वेरी कर रही है, इसे ही यदि हम एक कर्व द्वारा समझाएं, एक वक्र पर दर्शाया जाए तो उसे ही कहा जाता है लोड कर्व। इस लोड कर्व के अंतर्गत जनरली वाई एक्सिस पे हम डिमांड को दर्शाते हैं, जैसे कि हम किलोवाट के अंदर दर्शा सकते हैं, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम टाइम को दर्शाते हैं। तो देखिए ये जो टाइम होता है ये एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का, एक साल का भी ये टाइम हो सकता है। तो ये जो हमने कर्व लिया है ये एक्चुअली में एक दिन में पावर की जो डिमांड है वो किस तरह से वेरी कर रही है उसे दर्शाता है।
तो देखिए टाइम के साथ साथ जैसा कि हम देख सकते हैं इस कर्व के थ्रू की पावर भी वेरी कर रही है। तो इसी कर्व को जो कि टाइम के साथ साथ पावर की डिमांड के वेरिएशन को दर्शाता है उसे ही कहा जाता है लोड कर्व। तो बात करें लोड कर्व में हम देख सकते हैं जो सबसे हमें तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो है पीक लोड, दूसरा है एवरेज लोड और तीसरा है बेस लोड। अभी क्या होते हैं तो देखिए पीक लोड वह मैक्सिमम लोड है जो कि प्रोड्यूस किया गया है किसी भी यूनिट द्वारा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यानी कि किसी भी समय पर जो मैक्सिमम लोड कोई यूनिट प्रोड्यूस करती है उसे ही कहा जाता है पीक लोड। ये लोड एक मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस लोड हो सकता है, यानी कि किसी भी निश्चित समय पर जो लोड प्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर किसी निश्चित समय अंतराल में जो मैक्सिमम एवरेज लोड किसी यूनिट द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है वो भी एक पीक लोड हो सकता है। तो सिंपली हम यूँ समझें कि किसी भी यूनिट द्वारा किसी समय अंतराल के अंतर्गत जो मैक्सिमम लोड प्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसे ही कहा जाता है पीक लोड। अब बेस लोड क्या होता है? बेस लोड वह मिनिमम लोड होता है जिस पर कि पावर प्लांट एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड में कार्य करता है। यानी कि जो हमारा पावर प्लांट होता है वह मिनिमम से मिनिमम कितना लोड हमेशा डेवलप कर रहा होता है, वही होता है बेस लोड। तो कोई भी पावर प्लांट अपने बेस लोड से नीचे कभी लोड डेवलप नहीं करता है, वह हमेशा बेस लोड या फिर उससे ऊपर का ही लोड डेवलप करता है। तीसरा होता है एवरेज लोड। तो देखिए एवरेज लोड क्या होता है? जो एवरेज लोड किसी भी यूनिट द्वारा किसी समय अंतराल के अंतर्गत प्रोड्यूस किया गया है वही कहलाता है एवरेज या फिर औसत लोड। तो अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो कहलाती है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू द पीक लोड अकरिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर हम किसी समय अंतराल को लें, फॉर एग्जांपल जो हमारा कर्व है ये वाला, ये हमने एक दिन के लिए बनाया है। तो 12 AM से लेके दोबारा 12 AM तक, पहले जो AM है 12 AM से लेके 12 PM तक, फिर 12 PM से 12 AM तक, यानी कि 24 घंटे के लिए जो पावर का वेरिएशन है उसे हमने दर्शाया है। तो इस वेरिएशन के लिए अगर हम लोड फैक्टर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे कि 24 घंटे के अंतर्गत जो एवरेज लोड हमारे यूनिट ने प्रोड्यूस किया है डिवाइड बाय जो एवरेज लोड हमारे यूनिट ने प्रोड्यूस किया है डिवाइड बाय जो पीक लोड इस टाइम पीरियड के अंतर्गत, यानी कि 24 घंटे के अंतर्गत जो पीक आया है, जो सबसे ज़्यादा लोड हमारे यूनिट ने प्रोड्यूस किया है, उसका जो रेशियो होगा वही कहलाएगा लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या हुआ? देखिए E/H डिवाइड बाय L मैक्सिमम। यहाँ E क्या है? जो टोटल एनर्जी डेवलप की है किसी भी यूनिट ने किसी भी गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन पीरियड। यानी कि देखिए इस ग्राफ को देख के हम लोग, इस कर्व को देख के हम समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत इस कर्व ने कितनी एनर्जी डेवलप की है, कितनी पावर डेवलप की है, वो इस कर्व का एरिया हो जाएगा। तो वही ये इस कर्व का एरिया हो जाएगा। तो यदि इस टोटल पावर जो इसने डेवलप करी है 24 घंटों के अंतर्गत, उसे हम इसके नंबर ऑफ आवर्स यानी कि 24 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि इतने, यानी कि लोड एवरेज लोड, यानी कि इतना एवरेज लोड पर आर इसने डेवलप, इतना एवरेज लोड इस यूनिट ने प्रोड्यूस किया है। तो जब इस एवरेज लोड को हम डिवाइड करेंगे पीक लोड से, तब हमारे पास आएगा लोड फैक्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका एक एग्जांपल भी लेंगे कि लोड फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फिलहाल इसका हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं कि लोड फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज एवरेज लोड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड बाय पीक लोड फॉर दैट पीरियड। यानी कि यदि 24 घंटे के लिए कुछ एवरेज लोड है तो उसको यदि हम उस 24 घंटे में क्या पीक लोड आया था उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लोड फैक्टर।